Hello everyone. So today we are going to complete the questions that were left from CDS, okay, of economics. So we were left with 2015, 16 and 17. Rest we have completed, okay. So our first question is that which of the following statement is not true? Okay. उसने बोला that the general agreement on tariff and trade had regulated global trade since 1947. So this is correct. ठीक है, जो GATT बना था उसने रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड को, बिल्कुल सही है. एंड GATT को रिप्लेस किया गया था WTO से, बिल्कुल सही है. जो मोस्ट फेवर नेशन, देखिए मैंने ये आपको जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए थे, विद आपको नोट्स भी दे दिए थे उसके साथ, क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, आप देख सकते हो उसमें. जो मोस्ट फेवर्ड प्रिंसिपल है नेशन का अंडर GATT प्रोवाइडेड प्रेफरेंशियल, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हैं वो क्या होता है कि उनको एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है. ठीक है, उन कंट्रीज को ट्रेड के मामले में. WTO has been able to cover in its agreement the agriculture and textile sector which are principal concern for the least developed countries. देखिए जो ये आपके एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल ये लाया तो गया था अग्रीमेंट्स में, बट ये इसको एड्रेस नहीं कर पाया अच्छे से. ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट. डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, डिमांड क्या होती है? अगर मैं बोलूँगी कि एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? क्या डिज़ायर है उस कमोडिटी के लिए, नीड है उस कमोडिटी की, क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है, या फिर क्वांटिटी डिमांड की जा रही है सर्टेन प्राइस पे ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल सही है. अगर किसी का प्राइस कम हो जाता है इसका मतलब उसकी डिमांड उस टाइम के लिए बढ़ रही है, या फिर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सो डी इज द आंसर. राइस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि क्या करेंसी वैल्यू बढ़ रही है, फॉल हो रही है, राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी है, या फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी. बिल्कुल सही है. हमारी करेंसी डिप्रिसिएट कर रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है. जो चीज़ हम 10 रुपये में खरीद रहे थे आज हम वो चीज़ 20 रुपये में खरीद रहे हैं. इसका मतलब क्या है? हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो भी कम हुआ है, साथ में जो वैल्यू है उस कमोडिटी की वो बढ़ गई है. सो डी. अच्छा, एक एक्सेप्शनल डिमांड कब? देखिए मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज डिमांड कब. डिमांड कब ऐसा होता है कि आपके पास क्या होता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का क्या होता है प्राइस बढ़ता है. जैसे ये प्राइस है, दिस इज योर डिमांड. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड उसकी कम होती जाएगी. तो मैंने आपको बोला था कि वो नेगेटिव साइड पे क्या आता है, ग्राफ आता है. बट अगर एक्सेप्शनल केस होगा, इससे उल्टा केस होता है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, अपवर्ड जाएगा राइट साइड में. सो अपवर्ड टू द राइट. अच्छा, जब दो गुड्स को आप कंप्लीटली एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हो तो उसको क्या बोलते हो? ऑब्वियसली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना, एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. देखिए ये जो गिवन गुड्स होती है ना, ये इन्फीरियर गुड्स होती हैं आपकी. ठीक है, ये इन्फीरियर गुड्स होती हैं. इन्फीरियर गुड्स होती हैं, ठीक है, जिनकी डिमांड बढ़ती है जब उनका प्राइस क्या होता है, कम होता है. ठीक है, वहीं पे वेबलन गुड्स क्या होती हैं? ये लग्जरी गुड्स होती हैं. ठीक है, इनकी जो डिमांड होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. डिमांड जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है. आईफोन देखते हो ना, जितना लेटेस्ट मॉडल आता जाता है उतने लोग उसको लेते जाते हैं. सो वेबलन गुड्स. ओके, CDS टू 2015. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती है इंडियन एग्रीकल्चर में इज़ मोस्टली लेबर सेविंग. हम क्यों, जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो क्यों ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो मैकेनाइजेशन पे कर रहे हैं, क्यों लेबर्स को नहीं ले रहे हैं? क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी आ रही है, या राइजिंग वेजेस एंड टाइटर लेबर? बिल्कुल है. लेबर मार्केट बहुत टाइटर होता जा रहा है और वेजेस भी उनकी बढ़ती जा रही है, इसलिए वो सोच रहे हैं इससे अच्छा हम मशीन्स ले लें. ईजी. उसने बोला मेजर सोर्स ऑफ GTR क्या है? ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उस टाइम पे आपका कॉरपोरेशन था. अभी प्रेजेंट अगर आप देखोगे, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, सो अभी क्या है? सबसे टॉप पे आता है आपका GST, देन आपका इनकम टैक्स आता है, देन आपका कॉरपोरेशन टैक्स आता है. ये है आपका प्रेजेंट सिनेरियो. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ प्रोग्रेसिव
टैक्स स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस में क्या होता है कि जैसे प्रोग्रेस में आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, कम होगी तो कम होगा। सो टैक्स रेट इंक्रीज करता है एज इनकम इंक्रीजेस। ओके, उसने बोला इनकम और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप क्या है। उसने बोला जो पोल्यूशन ट्रेंड होता है वो इन्वर्स यू होता है, मतलब ऐसे होता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी। चलो मान लीजिए नहीं पता तो हम आगे चलते हैं। उसने बोला बिगनिंग स्टेज में क्या होता है, पोल्यूशन इंक्रीज होता है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि ठीक है पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो हम इसको ले पकड़ सकते हैं कि चलो ठीक है इंक्रीज हुआ। लेटर स्टेज में जो पोल्यूशन जैसे जैसे डिक्लाइन करेगा ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस टूवर्ड्स, तो ऐसे ऐसे पोल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो पोल्यूशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये यू बन रहा है, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, जी हाँ। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ MERCOSUR, मतलब सर्दर्न कॉमन मार्केट का कौन सा पार्ट नहीं है। सो आपके पास इसका आंसर है दैट इज चाइल्ड। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है, ये भी छोड़ दीजिए आप, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, रियलिस्ट जो थ्योरी होती है क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। उसने बोला रियलिस्ट में क्या होता है, क्या स्टेट आपका प्री एमिनेंट होता है, जी हाँ। स्टेट सोवरेनिटी इंपॉर्टेंट होती है। जब उसने बोला स्टेट आपका प्री एमिनेंट एक्टर, इसका मतलब वो सोवरेनिटी भी होगी उसकी फॉर द अफर्मेशन ऑफ जूरिडिकल अथॉरिटी ओवर टेरिटरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्टेट का सर्वाइवल होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वाइवल कैन बी अश्योर्ड इन कोऑपरेशन विद, जी नहीं, दिस इज रॉन्ग, कैन बी अश्योर्ड नहीं हो सकता यहाँ पे। ये जो पब्लिक गुड्स है या प्राइवेट गुड्स है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑलरेडी पिछले वीडियोज में। मैंने ये बताया था कि जो पब्लिक गुड्स होती है उसमें क्या होता है आपका कि गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे पब्लिक गुड्स जो भी बनाती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, वो किस लिए बनाती है, ताकि हर एक इंसान को क्या हो जाए, एक समान से एक्सेस हो जाए। जैसे कमोडिटी हुज बेनिफिट्स आर इनडिविजिबली स्प्रेड किया जाता है अमंग एंटायर कम्युनिटी। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्ड से ही आपको क्या समझ आ रहा है, इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओवर टाइम, ये तो इन्फ्लेशन हो गया। अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइसेस, तो ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एक सिचुएशन में सेम प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स को बेच रहे हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के लिए। सब्सिडाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट, जी नहीं। अच्छा, इसमें से कौन सा है जो इमैनुअल कांत की थ्योरी में नहीं आता है, ठीक है। तो आप बस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप जस्ट पढ़ लेना क्या है। जैसे रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में उसने नहीं बोला। वर्ल्ड गवर्नमेंट क्यों? अच्छा, कंपनीज एक्ट जो है इज नॉट करेक्ट। एक्ट रेगुलेट करता है कॉर्पोरेट सेक्टर को, CSR तो प्रोवाइड करता है, तो ये तो नहीं होगा। मोर अपॉर्चुनिटी इट इनेबल वाइड एप्लीकेशन, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों सही है। आपका आंसर इज रेगुलेशन पे। अच्छा, रिकमेंडेशन 14th फाइनेंस कमीशन, 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया अलग से वीडियो में, उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था कि उसने क्या बोला था कि जो सेंटर स्टेट में पहले 32% पे था, अब 42% पे क्या हो जाएगा, शेयर होगा, ठीक है, सेंटर और स्टेट में। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है, तो एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर आता है इसमें। फिजिकल डिसिप्लिन इज ड्रॉप्ड एज अ वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। सेक्टर स्पेसिफिक जो ग्रांट थी वो 15th फाइनेंस कमीशन में था, ना कि 14th फाइनेंस कमीशन में, और मैं ये बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करा दिया अभी आपको, बार बार एक चीज़ नहीं समझाऊंगी मैं। Which one of the following statement with regard to India's economy between 1814 to 1860 is not correct? उसने बोला 1814 में और 1850 में क्या होता है, 4 कमोडिटीज डोमिनेट करती थी, एक थी रॉ सिल्क, ओपियम, कॉटन एंड इंडिगो, बिल्कुल सही है। फिर 1460 में 5 कमोडिटीज डोमिनेट करना स्टार्ट होगी, मतलब अगले 10 साल में क्या एक और ऐड हो गई, क्या रॉ सिल्क था, ओपियम था, कॉटन था, इंडिगो, देखिए जूट नहीं था आपका, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। बाकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं। फाइनेंस कौन करती थी, फॉरेन कैपिटल, क्योंकि ये क्या करते थे ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या करते थे, पहले एडवांस दे देते थे जो भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो ये पैसा वहाँ से ही आता था। सो फॉरेन कैपिटल ही आंसर है इसका, सॉरी सही है ये, तो आंसर इज बी पार्ट। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग 2014-15 में कम हुआ था। तो अगर आप आज के सिनेरियो में भी देखो तो इन्फ्लेशन रेट कैसे कम हो सकता है,
क्रूड ऑयल में प्राइसेस कम हो गए तो इन्फ्लेशन कम, बिल्कुल सही है। ग्लोबल प्राइसेस जो एडिबल ऑयल्स हैं उसमें कम होगा तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए होती है? मनी सप्लाई को खींचने के लिए होती है, ठीक है, कम करने के लिए होती है। सो सबसे इन्फ्लेशन कम होगा। सो 1, 2 एंड 3। देखिए जो न्यू डेवलपमेंट का जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे बना था? फोर्टालेजा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया सीरियस में उसने। और क्या है, कहाँ पे हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? शंघाई में, ये भी बताया था मैंने आपको, चाइना, ठीक है। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? केवी कमाजी थे पहले प्रेसिडेंट। सो इसका आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट जो अभी वाली जो प्रेसिडेंट है इसकी, वो कौन है? अभी वाली कौन है? अभी वाली प्रेजेंट वाली है आपकी दिल्मा रोसेफ। ओके, हो गया। चलिए लेट्स मूव टू CDS 1 2016। सो चलिए अपने पास नेक्स्ट देखिए, मैंने 5 ईयर प्लान्स आपको बहुत बार करा दिया है कि कौन कौन सा 5 ईयर किसके लिए है। तो उसने बोला किसने जो था प्रायोरिटी रखा था टू ब्रिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाएगा। सो दैट वाज द 5th 5 ईयर प्लान। और ये मैंने सारे के सारे प्लान्स आपको जब CAPF का कराया था तो उसमें सारे के सारे प्लान्स हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। देखिए फिलिप्स कर्व भी मैंने कराया था, वैसे फिर से बता देती हूँ। दिस इज़ योर इन्फ्लेशन रेट। क्या है यहाँ पे? इन्फ्लेशन है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अकॉर्डिंग टू योर फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि शॉर्ट रन में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, ऐसा मानना है उसका, ठीक है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। ओके, सो ये हो गया इन्फ्लेशन फिलिप कर्व का। बट उसका मतलब ये है, बट अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, उसने ये चीज़ बोला कि लॉन्ग रन में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में तो ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जितना था उतना वापस आ जाएगा, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े चाहे इन्फ्लेशन कम हो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इट शो ट्रेड ऑफ बिटवीन। तो ये आपको पता चल गया कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में है। सो दिस इज करेक्ट। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ फिलिप्स कर्व इज जनरली हेल्ड टू बी वैलिड ओनली इन शॉर्ट रन। तो ये भी सही है कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो स्लोप हो रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ये सब वैलिड होता है शॉर्ट रन के लिए। और लॉन्ग रन के लिए वो बोल रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल होता है, नॉन एक्सेलरेटिंग। उसने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे रुक गया, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, यहाँ पे इन्फ्लेशन रुक गया, तो क्या जितना आपका इन्फ्लेशन रहेगा क्या उतना ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा? इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए? जी नहीं, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े चाहे इन्फ्लेशन कम हो चाहे इन्फ्लेशन सेम रहे, बट लॉन्ग रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दैट इज अगर तो वो कांस्टेंट है इन्फ्लेशन रेट तो वो ऊपर ऊपर बढ़ता बढ़ता यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब वर्टिकल होगा। और अगर आपका जो इन्फ्लेशन है अगर वो बढ़ रहा है, ये तो हो गया कि कांस्टेंट आ गया, अगर तो ये बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ऐसे करके बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता ही जाएगा आपका, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, समझे, अपनी उस पे आ जाएगा। सो इसीलिए आपका ये जो आंसर है दैट इज 1 and 2। अब उसने बोला यूरेशियन। देखिए यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया, ठीक है, तो उसमें वही कंट्रीज आएंगी ना जो यूरेशिया का पार्ट है। तो बेलारूस है, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान नहीं है। सो आंसर उज्बेकिस्तान। अब ये देखिए ब्रिक्स वाला अभी ऊपर कराया मैंने, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक पे अभी भी कराया, पीछे भी मैंने सीडीएस में कराया था, ठीक है। तो फोर्टालेजा मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए बोलती हूँ PYQs करो। शिशु किशोर ये भी मैंने आपको मुद्रा योजना कराई थी, अच्छे से कराई थी मैंने तब, कि कितना फंड दिया जाता है कितना क्या, तो वो आप देख लेना प्रीवियस वीडियोस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी आर यूज्ड इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी अकर व्हेन नो पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैन मेक एनी वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। देखिए सही है, एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर प्रोडक्ट नहीं बना सकती जब तक दूसरे का वर्स ना हो, ठीक है।
एन इकोनॉमी इज क्लियरली इनएफिशिएंट होती है अगर इफ इट इज इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसने बोला है कि एक इकोनॉमी इनएफिशिएंट तब तक होती जब तक वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कि तुम्हारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज है कोई भी दो प्रोडक्ट्स बनाने की, ठीक है, ये भी सही है। एट अ मिनिमम, ये मैंने आपको कराया भी था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एट अ मिनिमम एफिशिएंट इकोनॉमीज ऑन इट्स, अगर आप मिनिमम पे देखोगे तो एफिशिएंसी जो रहती है इकोनॉमी की वो क्या रहती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये भी ठीक है। जो टर्म्स है जैसे पेरेटो एफिशिएंसी है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, एलोकेटिव, एसेंशियल है, वन एंड द सेम विच डिनोट एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन, तो ये भी सही है, दिस इज करेक्ट। अच्छा, एक ये फोरम बना था, ठीक है, पैसिफिक आइलैंड का कोऑपरेशन था ये, तो इसका जो पहला समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सुवा एंड सुवा, कैपिटल है किसकी, फिजी की, ठीक है। और ये सारी के सारे आप देख सकते हो 2014 में बना, 14 आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड नेशन है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड नेशन। अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट्स मैंने आपको बता दिया था। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती है जिसमें बदले में कुछ नहीं मिलता आपका, सिर्फ आप उनको ट्रांसफर करते हो। जैसे आपका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अलाउंस दिया जा रहा है तो वापस में थोड़ा ना लिया जा रहा है कुछ उनसे, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स की जा रही है, ओल्ड एज पेंशन है तो वापस नहीं लिया जा रहा। बट पेमेंट ऑफ सैलरी, जब आप क्या करते हो, पेमेंट ऑफ सैलरीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सैलरी के बदले में आप उनसे सर्विस भी तो ले रहे हो, फ्री में थोड़ा ना सैलरी बांट रहे हो किसी को। सो आंसर इज 1, 3 एंड 4। अच्छा, यूआईडी क्या होता है? आधार कार्ड, ठीक है, 12 डिजिट होता है, बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी नंबर होता है, सही है। देखिए, इसको नेशनल आइडेंटिटी या सिटीजनशिप कार्ड नहीं होता है। सिटीजनशिप के लिए तो तुम अलग यूज करते हो ना, डोमिसाइल वगैरह यूज करते हो। सो 1 एंड 2 आ जाएगा इसका। ह्यूमन डेवलपमेंट भी मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, इंडिकेटर्स भी पढ़ा चुकी हूँ आपको इसके। सो ये कौन करता है? यूएनडीपी करता है। अच्छा, उसने बोला है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ। बिल्कुल सही है। जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या है कि उतना ही आप टैक्सेस लगाओ जितना मतलब उनका इनकम या वेल्थ है उसके बेसिस पे। बेनिफिट प्रिंसिपल जो है टैक्सेशन का स्टेट दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये भी सही है। बेनिफिट प्रिंसिपल ये बोलता है जितना उनको प्रोग्राम से बेनिफिट मिल रहा है उतना वो टैक्स देंगे, ये भी सही है। अब वो बोल रहा है दैट प्रोग्रेसिव टैक्स टेक अ लार्जर शेयर ऑफ, ये अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जैसे जैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। उसने बोला जितनी पुअर फैमिली उतना ज्यादा टैक्स। जी नहीं, वो रिग्रेसिव टैक्स होता है। सो 3 कैंसिल कर दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड ईजियर टू कलेक्ट। सो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें एक एडवांटेज होता है कि वो चीपर होते हैं और इजिली कलेक्ट हो जाते हैं। सो आंसर आ जाएगा आपका सी पार्ट, तो सही है। उसने क्या बोला है, न्यूअर मनी क्या होती है? देखिए, न्यूअर मनी वो होती है जो आप मतलब जल्दी आप लिक्विड कर सकते हो या उसको क्या कर सकते हो, मतलब कैश करा सकते हो आप, ठीक है। उसने बोला ट्रेजरी बिल, जी हाँ, तो ट्रेजरी बिल जो आपको मिलते हैं आप उसको वापस जब लौटाओगे तो आपको पैसा तो वापस आएगा ही आएगा, तो ये भी सही है। सेविंग अकाउंट्स या स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। डिपॉजिट किया पैसा ले लोगे, सही है, क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं ना, ये तो ना लॉन्ग टर्म के लिए तुम वो करते रहोगे। रिटेल मनी मतलब जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं उसमें। बट क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट ले सकते हो, वापस पैसा देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, वो क्रेडिट ले सकते हो आप, ठीक है। सो इसलिए क्रेडिट कार्ड नहीं आएगा। सो उसने एग्जाम्पल बोला, सो 2 नहीं आएगा आपका। सो 1, 3, 4 आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज इन इकोनॉमी टू डिनोट अ टेक्निक ऑफ? देखिए, आप क्या करते हो ना, जब भी फॉर एग्जाम्पल आप शेयर्स में ना या स्टॉक्स में आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या किया जाता है ना, जनरली लोग ना हेजिंग के लिए गोल्ड ले लेते हैं कि अगर मार्केट वॉलेटिलिटी आती है और शेयर्स के प्राइस कम जाते हैं तो एटलीस्ट गोल्ड उनको एक क्या दे, रिस्क से बचने के लिए एक हेज प्रोवाइड करे, ठीक है। तो हेजिंग के लिए उनको पता होगा जो शेयर मार्केट्स में करते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी टू डिनोट अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग अ रिस्क बाय मेकिंग अ काउंटर एक्टिंग ट्रांजेक्शन, उसके ऑपोजिट में कोई चीज़ की जाती है ताकि क्या हो, अगर यहाँ से लॉस हो तो ये बढ़ जाए तो एटलीस्ट बैलेंस तो हो जाए। सो दैट इज हेजिंग। अच्छा, इनमें से कौन सी पब्लिक गुड नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ पब्लिक गुड बिकॉज हर एक को एक समान नहीं मिलता, या फिर जो पे कर पाता है वही इलेक्ट्रिसिटी ले सकता है, अदरवाइज काट देते ना इलेक्ट्रिसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एम्स ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान? सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या एम नहीं था? अब इसमें से हम डिड्यूस करते हैं। देखिए, फिर से 5 ईयर प्लान आया। उसने बोला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। हाँ, देखिए, जो फर्स्ट सेकंड आपके 5 ईयर प्लान थे उन्होंने बोला कि हम बेसिक इंडस्ट्रीज पे या हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो सही है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। देखिए, फूड ग्रेन्स में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी आपको पता ही कब आई थी, जब आपके
ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो वो तो बहुत दूर की बात है, तो तब तो सेल्फ सफिशिएंसी हम कर ही नहीं सकते। सो आंसर इज सी पार्ट, रिडक्शन होगा इनइक्वालिटीज, ये भी सही था। ठीक है। Okay, so next we have is CDS 2 2016. The first question is headquarters of Economic and Social Commission जो है for Asia and the Pacific कहाँ पे located है? That is in Bangkok में ये located है. It is a very factual question. अगर ऐसे questions आते हैं और आपका आंसर आता है then well and good. अगर नहीं आते तो ऐसे questions में wild guess लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है बैंक रन। क्या होता है? देखिए, बैंक रन होता है फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे डिपॉजिटर्स हैं, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ पैसा, और बैंक वो कहाँ पे करता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है या क्या करता है, दूसरे बंदे को क्रेडिट दे देता है। बट अगर यही लोग वो बोले कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए और विड्रॉ कर रहे हैं अपनी मनी, तो इसका मतलब क्या, बैंक के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा ना फिर, तो बैंक हमसे ही तो पैसा ले रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी नहीं रहेगी, वो क्रेडिट नहीं दे पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या बोलते हैं, बैंक रन बोलते हैं। ठीक है। सो ये पैनिक सिचुएशंस होती है जब डिपॉजिटर होल्डर्स जो होते हैं वो अपना कैश विड्रॉ करना स्टार्ट कर जाते हैं। सो आंसर है सी पार्ट। उसने बोला क्या हो जाएगा अगर आपका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारी क्या जो डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट करेगी, ऑब्वियसली करेगी। जो चीज़ आज हम कल हम 100 रुपए की ले रहे थे, आज अगर वो 150 की चीज़ हो गई है, तो ऑब्वियसली हमारी मनी की वैल्यू तो कम हुई है ना। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो होगा। दूसरा, एक्सपोर्ट बिकम लेस कॉम्पिटिटिव एंड इम्पोर्ट्स गेट कॉस्टलियर। इम्पोर्ट कैसे कॉस्टलियर होगा, हमारे यहाँ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना। अगर हमारे यहाँ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर वाले उसमें तुम क्या करोगे, ज़्यादा उसमें बेचोगे ना, ज़्यादा प्राइस में बेचोगे। अगर तुम कोई एक चीज़ है वो ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो तो बाहर वाले क्यों लेंगे वो चीज़, तो हमारा एक्सपोर्ट उस वजह से लेस कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि इम्पोर्ट कॉस्टलियर नहीं होता, हमारा एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो जाता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस, क्या बोरो करने की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड बॉन्ड होल्डर्स, देखिए जो मैंने बॉन्ड होल्डर्स के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो बॉन्ड होल्डर्स है वो कैसे बेनिफिट होंगे। आप खुद बताओ कि ये है गवर्नमेंट और ये हो तुम। अब गवर्नमेंट ने इनको बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड इशू किया, उसने बोला तुम ये ले लो, बदले में हमें पैसे दे दो। अब इस टाइम पे उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपया थी। ठीक है। तो इसने क्या ले लिया, बॉन्ड्स इसने ले लिए और इसने बदले में इसको 100 रुपये दे दिए। अब बढ़ गई महंगाई, गवर्नमेंट ने बोला इतने टाइम में हम क्या करेंगे, 100 रुपया तुम्हें वापस दे देंगे या फिर विद इंटरेस्ट रेट वापस दे देंगे। अब जब महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब ये जो 100 रुपये की वैल्यू थी ये तो घट गई ना। तो फायदा किसको होगा, गवर्नमेंट को होगा कि इसको पर्सन को होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फायदा होगा ना, इसको तो फायदा ही नहीं होगा बॉन्ड होल्डर को, क्योंकि इसने जिस प्राइस पे उस टाइम पे जो 100 रुपये की वैल्यू थी, आज तो घट गई ना प्राइस, बट ये वापस तो तुम्हें वही देगा ना, उतने ही पैसे देगा। इसलिए जो बॉन्ड होल्डर होता है जिसको पैसा बाद में वापस देना है, तो उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सेम अगर आप बैंक के उसमें देखोगे, एक होता है बैंक जो लोन दे रहा है, दूसरा होता है जिसने लोन लिया हुआ है। ठीक है। अब जब बैंक ने जिस टाइम पे लोन दिया होगा, हो सकता है 100 रुपये दिया होगा, तो उस टाइम पे 100 रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी, बट अभी जब वो लोन वापस चुका रहा है तो 100 रुपये की वैल्यू तो घट गई। इसका मतलब जो लोन लेने वाला होगा, बोरोवर होगा, उसके लिए तो मज़े ही है ना, वो तो बेनिफिट में ही चल रहा है। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। सो आपका आंसर क्या है इस पे, 1 और 3 हो जाएगा। उसने बोला क्रिएशन ऑफ नेशनल, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये यूनियन बजट 2015-16 में आया था, और ये क्यों आया था कि ताकि एक्सक्लूसिवली आप क्या कर पाओ, जो इंफ्रा है उसमें इन्वेस्ट कर पाओ। तो दिस इज करेक्ट। इज अ फंड फॉर इन्हांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही है। कैन हैव मोर देन वन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जी हाँ, बट NIIF एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ये सेम नहीं है, ये तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा बट ये सिर्फ इंफ्रा में करेगा। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर। देखिए इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसने बोला कि अगर आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपका बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ा ही रहेगा, वो कम भी होगा, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है। तो इसीलिए जो क्लासिकल थ्योरी की जो डेविएशन होता है कि जैसे आज आपको 10 बंदे फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब 10 बंदे अगर एम्प्लॉयड जितने भी है सारे के सारे एम्प्लॉयड हो जाएंगे, बट हो सकता है ना कि आज 8 ही हैं 2 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, टेम्पररी होता है।
व्हाट इज कैपिटल डीपनिंग? कैपिटल डीपनिंग होता है कि आप कितना जो एफडीज कराते हो ना, या फिर जो फिक्स्ड कैपिटल कराते हो, गोइंग फॉर मोर फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर पे आप कितना फिक्स्ड कैपिटल पे जा रहा है. सॉरी, कैपिटल डीपनिंग क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि अगर आप जितना ज़्यादा इंफ्रा में या टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल पे इन्वेस्ट करोगे ना, दैट इज योर कैपिटल को डीपनिंग कर रहे हो तुम, क्योंकि उसको तुम जहां पे भी तुमने इन्वेस्ट किया उसको बार बार तुम यूज कर रहे हो ना. तो कैपिटल डीपनिंग क्या होता है? जब पर वर्कर आपका फिक्स्ड कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, या ज्यादा से ज्यादा तुम लोग क्या करते हो? फिक्स्ड कैपिटल पे जा रहे हो. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द कॉम्पोजिशन ऑफ. अच्छा, नेशनल इनकम इन इंडिया क्या सही है? शेयर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन हुआ था जी नहीं. शेयर ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज सेक्टर देखोगे ना, यहाँ पे भी सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा है, यहाँ पे भी सर्विस सेक्टर की. यहाँ पर डिक्लाइन है कि सर्विसेज सेक्टर हमेशा बढ़ता ही है आपका, ठीक है, आगे चल के भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो इंक्रीज हुआ था शार्पली. सी, इन इंडिया द टर्म हॉट मनी इज यूज. देखिए, व्हाट इज हॉट मनी? हॉट मनी होती है कि फॉर एग्जाम्पल बाहर से पैसा आ रहा है बट वो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है. क्या आ रहा है? शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है. सो दैट इज योर हॉट मनी. अब करेंसी एंड रिजर्व्स विद इंडिया, नो, नहीं. नेट फॉरेन डायरेक्ट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सही होगा, ठीक है. इसमें क्या होता है? शेयर्स पे आप करते हो, स्टॉक्स पे करते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो. बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? आप जैसे इंफ्रा पे डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर होता है, ठीक है. सो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट. इनमें से कौन सी जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी? क्रिसिल है, केयर है, ICRA है, ऑल ऑफ द अबव. 14th फाइनेंस, अबे कितने बार फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चंस आ गए, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना यार, मैंने आपको वीडियोस में भी अच्छे से करा दिया. सो 14th फाइनेंस कमीशन के वाइब भी रेडी थे. 15th के कौन थे? NK सिंह थे. अभी वाले कौन है? 16th के. और 16th की जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट है, अभी तक आई नहीं है आपकी, ठीक है. वो आपकी आ जाएगी अराउंड, आई थिंक अक्टूबर में आ जाएगी, मैंने आपको कराया था. तो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है आपके? पानाग्रियो. ये भी मैंने आपको बताया था उसमें, ठीक है. अरविंद पानाग्रियो, ठीक है. चलिए, मूविंग टूवर्ड सीरीज 1 2017. देखिए, फिर से वही रेवेन्यू रिसीट का आता है. अब उस टाइम का पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको बता देती हूँ. अभी मैंने आपको बता भी दिया. वैसे GST पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका आता है इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ईयर 2016 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ये पैकेज फॉर इतना करोड़ फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर्स. तो किस लिए किया था? क्रिएट 1 करोड़. देखिए, उस टाइम का जो करंट अफेयर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको इससे एक चीज़ पता चलती है कि इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो बजट हो, अगर कोई की टर्म आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है वो होगा, ठीक है. कभी कभी शेयर्स या स्टॉक्स, इन सब से रिलेटेड अगर कोई की टर्म होता है तो वो पूछ लेता है, ठीक है. सो क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स करेगा विद इन 3 years क्रिएट. बट हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखना है? स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है. उसने बोला क्रिएट की जाएंगी जॉब्स इक्वली फॉर मेन एंड वुमेन. इज दिस पॉसिबल कि आप इक्वली वो किया जाएगा? इन्होंने वर्क किया था कि हम क्या करेंगे, विमेन की जॉब्स को बढ़ाएंगे, ना कि इक्वली, ठीक है. तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करो ना, he'll be left with these two options. एंड प्रोवाइड टैक्स एंड प्रोडक्शन इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. दिस इज वेरी जनरल कि आपको प्रोडक्शन इंसेंटिव्स दिए जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स को. तो अगर आप इंसेंटिव्स ही नहीं दोगे तो वो बढ़ेंगे कैसे, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज 12 5-year प्लान. अगेन आपका 5-year प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो आप. तो मैंने आपको 5-year प्लान कितने बार करा दिया है, CAPF के मैंने बोला नोट्स में है, आप देख लेना. फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसिडर एज चैलेंजेस. तो चैलेंजेस कौन कौन से थे इंक्लूसिवनेस के? तो पॉवर्टी है, जी हाँ. ग्रुप इनइक्वालिटी, जी हाँ. रीजनल इम्बैलेंसेस है, बिल्कुल सही है. अनएम्प्लॉयमेंट भी है. तो ये सारे के सारे क्या है आपके? करेक्ट. नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रिप्स. ट्रिप्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी, बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ठीक है. तो क्या है ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. सो दीज आर द ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होंगे, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है. तो ये आपका ट्रिप्स आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए.
नेक्स्ट इज 7.6 ग्रोथ रेट हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, वो किस वजह से हुआ था? तो दैट वाज आपका बेस किस पे होता है? वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे देखा जाता है। तो मैंने आपको बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आप कांस्टेंट प्राइस पे देखते हो, ठीक है, दैट इज योर रियल जीडीपी होती है। कांस्टेंट प्राइस पे क्या होती है? रियल जीडीपी होती है। और अभी के प्राइस पे दैट इज द नॉमिनल जीडीपी। और जब आप इसको क्या करते हो, इनके रेशो को क्या बोलते हो आप? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी क्या बोलते हो आप? दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर, कितना जीडीपी डिफ्लेट किया, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अब एक आपके पास था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। देखिए पहले इसको टीपीपी बोलते थे और ये 2015 में आया था। और किसने इसको इनिशिएट किया था? यूएस ने इनिशिएट किया था उस टाइम पे, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये बिटवीन द 12 पैसिफिक रिम नेशंस के बीच में था, ठीक है। बट हुआ क्या 2017 में, तो टीपीपी से बाहर कौन आ गया था? 2017 में एग्रीमेंट हुआ कि हमें टीपीपी से बाहर आना है। किसने बोला था? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये टीपीपी से जैसे ही बाहर आए तो इसका जो नाम था वो चेंज हो गया और उसको क्या बोल दिया गया? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट था ये, किसके लिए? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए। और इसमें 11 पैसिफिक रिम नेशंस है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया है, ब्रूनेई है, कनाडा, चाइल्ड, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम है, ओके। और अभी अभी जो प्रेजेंट, अगर आप 2021 की बात करोगे, मतलब रिसेंट की बात करोगे तो उसमें जो यूके है वो फॉर्मली आ गया है। और ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री आप बोल सकते हो, यूरोपियन कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो, ओके। चलिए अब उसने क्या बोला है? अच्छा इसका आंसर क्या है? ये भी सही है आपका, ये भी सही है, इंडिया मेंबर नहीं है। सो आंसर इज 1 एंड 2। साक्षर भारत स्कीम क्या है? उसने बोला सेंट्रली स्पॉन्सर है और ये 11th 5 ईयर प्लान में आई थी, ये आपका सही है। स्कीम अप्लाई करती है विमेन इन पर्टिकुलर एंड डिसएडवांटेज, विमेन इन पर्टिकुलर बोला उसने, बिल्कुल सही है। स्कीम अप्लाई टू पर्सन अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, देखिए 10 ईयर्स नहीं, 15 साल के ऊपर का। सो 3 गलत है, आंसर आ गया आपका। स्कीम कौन एंकर करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं उस टाइम की स्कीम थी, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, कि तब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने लाया था, इनिशिएटिव लाया था ये, ठीक है। तब जब प्राइम मिनिस्टर थे आपके, 8 सितंबर को हुआ था 2009 में, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी ताकि जो मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में जो लिटरेसी गैप है उसको कम किया जाए। देखिए ब्रिक्स वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए न्यू डेवलपमेंट बैंक पे, है ना, बार बार पूछता है वो, एंड इवन अलग से ब्रिक्स भी पूछता है। तो इस बार के लिए भी ब्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप अच्छे से करके जाना प्लीज, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर्स आ गए हैं। उस टाइम की सबमिट की हमें जरूरत नहीं है, बट येस आपको पता होना चाहिए 2024 का कहाँ पे हुआ, 2025 का कहाँ पे हुआ। तो 2024 का जो ब्रिक्स था वो कहाँ पे हुआ था? कजान कहाँ? रशिया में हुआ था। और अभी कहाँ होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है, ठीक है। और कितने मेंबर्स हैं आपके? दैट इज कजान डिक्लेरेशन हुआ था और कितने मेंबर्स हो गए अभी, और कौन सा ब्रिक्स समिट था ये भी पता होना चाहिए। जो अभी होने वाला है दैट इज 17, जो हो चुका है वो 16 है। कॉइन किसने किया था? टर्म इन्होंने किया था। पहले अगर सबसे पहले देखोगे तो 2006 में ये बना था, ठीक है, तब ब्रिक था, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना था। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड किया गया। अभी मेंबर्स देखो तो 11 है और सबसे रिसेंट वाला मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है, जो अभी इस साल ही, मतलब जैन 2025 के बाद से ही बना है, ओके। बाकी के कौन से मेंबर्स हैं? 6-7 मेंबर्स, 6 जो हैं, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी है, यूएई है, ठीक है, एंड इंडोनेशिया मैंने बता दिया 45% है, 37.3 है, ओके। अच्छा न्यू डेवलपमेंट बैंक ये आ गए, इसके इनिशिएटिव्स की बात है। न्यू डेवलपमेंट बैंक करा दिया, कॉन्टिजेंट रिजर्व है, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर है, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज है, एंड ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी है, ओके। चलिए उसने बोला इसमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, देखिए जब आप कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उस पर कॉपीराइट का वो लगाते हो, तो क्या आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है कहीं पे? जी नहीं, ये क्वेश्चन भी PYQ का ही मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ये सेम क्वेश्चन आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज नाउ यूज बाय RBI, क्या यूज करता है इन्फ्लेशन के लिए? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बता दिया है, होलसेल भी, क्योंकि कंज्यूमर जिस प्राइस पे हम खरीदेंगे उसी पे तो इन्फ्लेशन देखा जाएगा ना कि होलसेल पे। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है बेस क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा बिटवीन द नेशंस। मोस्ट फेवर्ड नेशंस भी मैं आपको करा चुकी हूँ। जीएसटी इसमें से कौन सा नहीं है? जीएसटी जो है वो आपका ग्रॉस वैल्यू टैक्स नहीं है, वैल्यू ऐड तो होता है, कंजप्शन तो आप करते हो ना, खरीदते हो, कंज्यूम कर रहे हो, एंड डेस्टिनेशन बेस भी होता है। अमर्त्य सेन जी जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए,
ये फैक्चुअल है तो इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। ये भी उस टाइम का था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बोला हुआ है, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आंसर इसका ये है। ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन ने छोड़ा क्या था। ब्रिटेन तो है, ब्रिटेन का एग्जिट है, बट कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ सीरीज टू 2017। तो इसमें क्या है, उसने बोला हॉर्टिकल्चर। वैसे तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर का, बट स्टिल हम इसमें ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो उसने बोला जो हॉर्टिकल्चर का अगर आप देखोगे 2016-17 में इज नॉट करेक्ट। तो एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप था वो इंक्रीज हुआ है। फूड प्रोडक्शन जो है ड्यूरिंग द ईयर हायर देन द प्रीवियस ईयर है। एंड देखिए ये वाला और ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसने बोला कि एरिया जो अंडर हॉर्टिकल्चर है वो बड़ा है, तो इसका मतलब फ्रूट प्रोडक्शन भी हो सकता है बड़ा होगा। रेट ऑफ इंक्रीज इन अनियन प्रोडक्शन इज मोर देन पोटैटो प्रोडक्शन इन करंट ईयर। एंड द मेजर जो टोमेटो ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश वो क्या है आपके, ओडिशा एंड गुजरात हैं। सो आपका जो इसका आंसर था उस टाइम पे वो क्या था आपका, ये वाला, मतलब ये नॉट करेक्ट है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आप अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी न्यूज़ आती है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से करना, रिपोर्ट्स वगैरह। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैं आपको करा चुकी हूँ, इसी पे आपका PYQ आ चुका है, ये मैंने आपको करा दिया है। क्या होता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है। देखिए क्या था आपके पास, मेलम्बिस मॉडल था, प्लान हॉलिडे एंड रोलिंग प्लान था। मेलम्बिस जो था ना वो सेकेंड 5 ईयर प्लान का था, ठीक है, और इसको मेलम्बिस मॉडल भी बोलते हैं। 12 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है। फिर आपका प्लान हॉलिडे एंड देन रोलिंग प्लान था, ठीक है। सो इसका आंसर इज 1 2 एंड 3। और यहाँ से आप देख सकते हो सारे के सारे प्लान्स, ठीक है। क्या फोकस कर रहा था इसमें, 2 सेक्टर्स था, के एंड सी सेक्टर था। के मीन्स प्रोडक्शन गुड्स को देखते हैं, सी सेक्टर कंजप्शन को। प्लान हॉलिडे ये 3 साल के पीरियड के लिए था, 66 69 में था, ताकि इकोनॉमी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब थर्ड इकोनॉमिक प्लान भी आपका फेल हो गया था उस वजह से लाया गया था। एंड रोलिंग प्लान में ये चीज़ बोला गया था कि हमें 5 ईयर प्लान्स को, जैसे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, बट इनका जो रिव्यू होना चाहिए वो हर साल होना चाहिए, ताकि जो भी हमने पिछला प्लान बनाया है उसको रिव्यू करके नई चीजें हम उसमें ऐड कर पाए। बट गवर्नमेंट ने ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस ने। बट जनता गवर्नमेंट ने क्या किया था, टर्मिनेट कर दिया था ये 5 ईयर प्लान को 1977-78 में, और लॉन्च किया था 6 5 ईयर प्लान फॉर द पीरियड 78-83, और उसको क्या बोला था, रोलिंग प्लान बोला था आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सो आंसर 1 2 एंड 3 हो जाएगा। अब उसने बोला मॉनिटर, ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। तो मॉनिटरी पॉलिसी के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, बैंक रेट। मॉनिटरी पॉलिसी मीन्स आपके मनी सप्लाई को ज्यादा या कम करने के लिए। बैंक रेट क्या होता है, अगर तो आरबीआई जो, मतलब आरबीआई किस रेट पे लोन देता है बैंक्स को, ठीक है। अगर आरबीआई इस बैंक रेट को बढ़ा देता है, इसका मतलब अगर बैंक्स को बोरो करना पड़ेगा आरबीआई से, मतलब कि लोन वगैरह लेना पड़ेगा, पैसा बोरो करना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा रेट पे देना पड़ेगा, है ना, ज्यादा रेट पे वो बोरो करेगा। तो इसीलिए बैंक्स क्या करेंगे, कम से कम पैसा लेंगे। तो अगर बैंक से कम पैसा लेंगे तो पब्लिक को कैसे पैसा जाएगा, तो इसीलिए अगर बैंक रेट बढ़ा देते हो तो उससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होती है, तो मनी सप्लाई से है। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है या फिर बाय किया जाता है। अगर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया जाता है पब्लिक को, तो पब्लिक से बदले में पैसा लिया जाता है। अगर पब्लिक से पैसा ले रहे हो इसका मतलब मनी सप्लाई कम हो गई। अगर बाय किया जाता है पब्लिक से, तो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रहा है क्या, पब्लिक से, तो इसका मतलब पैसा किसको जाएगा, पब्लिक को जाएगा। अगर पब्लिक को पैसा जा रहा है इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर 1 एंड 2 है। पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक डेट से आप मनी सप्लाई जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसका कोई ऑपरेशन ये यूज नहीं किए जाते हैं, टूल्स ये नहीं होते हैं, इसीलिए 1 एंड 2 इज द आंसर। अब आता है डीवैल्यूएशन। मैंने आपको ये डीवैल्यूएशन में बहुत बार बढ़ा दिया कि आपकी करेंसी डीवैल्यूएशन होती है। तो ये बेनिफिशियल कब होगी, अगर प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हमारे गुड्स का जो प्राइस है वो सेम रहता है, या एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है, इंपोर्ट कांस्टेंट होता है एक्सपोर्ट। देखिए अगर हमारा एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हमें फायदा देगी, अदरवाइज नहीं देगी। नेक्स्ट आपके पास आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस वजह से हुआ था, कोल एंड आयरन डिपॉजिट, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर, ठीक है, रेलवेज भी आ गया था एंड सप्लाई हुआ रॉ मटेरियल्स का, तो सब सही है आपका।
देखिए देयर इज अ रिपोर्ट दैट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है, जो कि कौन आपका करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। सो इसके कौन कौन से इंडिकेटर्स है आपके, तो ये हम इंडेक्स वाली जो है एक वीडियो है वो हम अलग से करेंगे, इसमें सारे के सारे इंडेक्स मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। सो इसमें ये भी है बट आपका ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं आता है। सो इसका आंसर है 1 and 2। ये बेस ईयर कब शिफ्ट किया था आपका, बेस ईयर था आपका न्यू जीडीपी के लिए, दैट इज 2011-12। अच्छा, अब एक बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको हॉब्स ने भी बोला, लॉक ने भी, रॉसे ने भी, बट ये बुक किसने लिखी थी, रॉसे ने। उसने ये बोला था कि जो लोग होते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट है और ये आपके लोग हैं, ठीक है, पीपल हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि लोगों को कुछ अपनी राइट्स मतलब अपनी कोई राइट्स छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम द, या सर्विसेज लेने के लिए गवर्नमेंट से। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे के काम आते हैं, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपके पास देखिए फिस्कल डेफिसिट। ये सब मैंने जितने भी डेफिसिट से, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से कराए थे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, दैट इज अबाउट बोरोइंग, तुम कितनी बोरो कर रहे हो। सो इसमें क्या होता है कि कितना एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसीट नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, जितनी भी रिसीट्स हैं तुम्हारा उसमें से एक्सपेंडिचर कितना है, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसमें से तुम्हें ये चीज़ माइनस कर देनी है। मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट ये होता है कि तुम कितनी मनी बोरो कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज फिस्कल डेफिसिट। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारा जो है, मतलब जितना भी तुम्हारा रेवेन्यू आ रहा है ना, तो उसमें जो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जैसे सैलरीज वगैरह आप देते हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस करोगे जो भी आपके रेवेन्यू रिसीट्स आ रही हैं, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव में, और अदर नहीं होगा तो नेगेटिव में। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू क्या आता है, जो भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसमें से आप ग्रांट्स वगैरह माइनस कर देते हो। एंड प्राइमरी क्या होता है, जितना भी फिस्कल डेफिसिट है उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है। जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह आपने लिया होता है, मतलब लोन वगैरह लिया होता है, उसको वापस भी तो देना होता है ना आपको थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 76 का 1 2 3 4, ये तो है ही नहीं है। देखिए अगेन आपका फाइनेंस कमीशन पे आ गया। यार मैंने कितनी बार करा दिया आपको फाइनेंस कमीशन, अब तो सुन सुन के बोर हो रहा है मेरे को। सो देखिए फाइनेंस कमीशन है, ये मैंने आपको कराया था। 15 फाइनेंस कमीशन को किसने चेयर किया है, वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो पर कैपिटा इनकम पे, या फिर जो भी आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे। और इस क्राइटेरिया को 45% क्या दिया गया, वेटेज दिया गया है। डेमोग्राफिक को 12.5%, बाकी ये है। और यहाँ पे डेवोल्यूशन मैंने करा दिया आपको, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आपका 15th में आया था, बट 14th में क्या था, फॉरेस्ट कवर था, ठीक है। ये वीडियो में मैंने अलग से करा दिया, अलग से फाइनेंस कमीशन की वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया जिसको हाईएस्ट वेटेज मिला था, दैट वाज इनकम डिस्टेंस, ओके। So with this we have completed all the PYQs of CDS, CAPF, CSE of Economics plus Polity। अभी मैं सोच रही हूँ एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री वगैरह करा दूँ आपको, लेट्स सी, देखते हैं क्या पहले लाती हूँ, बट कोशिश तो कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी करूँ। बट यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये नोट्स बनाना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, खुद सॉल्व करना, देन उसके बाद उस पर नोट्स बनाना, है ना। सो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ट्राई कर रही हूँ मैं कि कंप्लीट करा दूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।